वेलकम इरानी मीडिया टेलीविजन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, मारूफ शख्सियत हैं इस मुल्क की। जनरल साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब वाकया बड़ा अफसोसनाक KPK के अंदर हुआ और दहशतगर्द हमेशा इसी ताड़ में बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खलफिशार हो, इंतशार हो। क्या कहेंगे जनरल साहब? बिल्कुल ऐसे कुछ लोग मुल्क में मौजूद हैं और मेरे ख्याल से इनको बाहर की ताकतों की पुष्पनाही भी हासिल है। वो इनकी फंडिंग भी करते हैं, वो इनको एनकरेज भी करते हैं ताकि इस वक्त पाकिस्तान जो मईशत के और दूसरे मसाइल में उलझा हुआ है तो इसके लिए और मुश्किलात पैदा की जाएं, पब्लिक का मोराल डाउन किया जाए, तो यही इनका मकसद है। लेकिन ये बड़े अफसोसनाक बात है कि अपने मकसद हल करने के लिए इंसानी जानों के साथ खेलते हैं और मासूम जानों का जो है नुकसान करते हैं। सर बड़े अफसोस की बात है। जनरल साहब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका हल क्या है? जिम्मेदार कौन है इसका? इसका जिम्मेदार सारे लोग ही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन जो असेंबली में नहीं आना चाहते, जो मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, उनके कंधों पे ज्यादा बोझ है इस बात का कि साथ बैठना जरूरी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ गवर्नेंस, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ रिफॉर्म्स और पाकिस्तान को किस तरह आगे लेके जाना है, ये जब तक साथ नहीं बैठेंगे और थोड़ा सा आपस में अफवाह तफहीम से काम नहीं लेंगे तो ये सूरत हाल रहेगी। सर मुल्क के अंदर मईशत बेहतर नहीं, आपको पता है, सियासत आपके सामने है, सियासी कमज़ोरियाँ आपके सामने हैं, सियासतदान कौमी इश्यूज़ पे मुल्क के अंदर मुल्क की मुफाद के लिए एक साथ बैठने के लिए तय, अपनी ज़ाती मुफादात को देख रहे हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल है। अभी कितना बड़ा सानिया पेश आ गया है, लेकिन वही पुलिस को बोलना है कि दीवार फलांगो तो किसी का घर सील करो, दीवार फलांगो तो छापे मार के किसी एक्स वजीर को पकड़ के ले आओ, उसको हथकड़ियां लगा दो, किसी के चेहरे पर कपड़ा डाल दो। ये पुलिस से ये काम लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का काम तो लोगों की, पब्लिक की प्रॉपर्टी और उनकी जानों की हिफाजत है, उनको इस काम पे ज्यादातर लगा दिया है, प्रोटोकॉल पे लगा दिया है। तो प्रोफेशनल काम जो पुलिस का है वो जाहिर नहीं हो रहा, तो इससे जाहिर है कि अच्छे हालात पैदा नहीं होंगे। जनरल साहब आपको पता ही है वेव टेररिज्म की जो वेव आई है, आपको पता है कि तालिबान दोबारा मजबूत हुए। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, अपने स्पिरिट के तहत, ट्रू स्पिरिट के तहत नहीं हुआ। उसी को लागू किया जाए और उसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए। जी हाँ, देखिए बात यह है कि नेशनल एक्शन प्लान जो जिस वक्त बनाया गया था साना है आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद, तो उसमें बहुत पब्लिक जो है ना सपोर्ट थी, उसमें बहुत पॉलिटिकल विल थी कि हमने दहशतगर्दी के साथ सख्ती से निमटना है। तो आपने रिसोर्सेज भी अलॉट किए, सब लोगों ने इस नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज कर दी और हमने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की। जब अमन कायम हो गया, रेड गवर्नमेंट की कायम हो गई, टेररिज्म की कमर टूट गई, तो हम आराम से बैठ गए और हमने आस्ता आस्ता ये खड़ा किया था स्ट्रक्चर में। CTD थी, इंटेलिजेंस था, एपेक्स कमेटीज थी, अच्छे प्रोफेशनल ऑफिसर्स थे, तो कोऑर्डिनेशन कमेटीज थी। वो हमने वो मसला जो है उसको छोड़ दिया और वो आस्ता आस्ता बिखर गया। वो अफसर भी तितर बितर हो गए, रिसोर्सेज भी अलॉट नहीं हुए। तो हमने तो मतलब दहशतगर्दी के खिलाफ आप गार्ड नीचे नहीं कर सकते। जो हमारे खित्ते जिसमें हम रह रहे हैं, हम गार्ड नीचे नहीं कर सकते, वो हमने कर दिया, तो फिर इसलिए ये पेश आया। जनरल साहब आपको पता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं, एक महंगाई का तूफान है। मैशियत के साथ आपका दिफा भी है, मैशियत के साथ आवाम को रिलीफ भी मिलना है, क्या कहेंगे? देखिए जो सूरत हाल है तमाम दुनिया में और खासी तौर पर पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। इसमें तो आगे और मुश्किलात नजर आ रही हैं मुझे। इसमें IF की और सख्त जो है शराइत जो है वो नजर आ रही है, जो इसी महीने में शायद इम्प्लीमेंट करें, जिसपे वो कहते हैं मिनी बजट लाओ
صحیح. اور تنخواہیں جو ہیں ان کو ذرا کنٹرول کرو، سبسڈیز کو کنٹرول کرو، تو وہ تو میرے خیال میں یہ پرائسز جو ہے سب چیزوں کی اور اوپر جائیں گی، اور عوام کے لیے یہ بجلی بھی اور گیس بھی اور پیٹرول بھی ڈیزل بھی اور مہنگا ہوگا میرے حساب سے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے اپنی جو ہے نا انکم کو بڑھائے اور کس طریقے سے اپنے خرچوں پہ کنٹرول کرے، غیر ضروری خرچوں پہ سختی سے کنٹرول کرے. دوسرا، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کی بہت اچھی تنخواہیں ہیں، بہت بڑی بڑی تنخواہیں ہیں، ان کو مفت پیٹرول، مفت بجلی یا مفت سہولتیں نہ دی جائیں، جبکہ غریب آدمی جو 20,000 تنخواہ لیتا ہے وہ اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول اپنے تنخواہ سے ڈلواتا ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کو جو مفت کی جو ریٹائر ہو چکے ہیں خصوصاً، اور باقی سرکاری باقی لوگ بھی ایسے اس قسم کے، ان سے مراد واپس لینے چاہیے تاکہ غریبوں کو کچھ سکھ پہنچایا جائے اور جو ہے بہت زیادہ امیر برداشت کریں. صحیح. سر آپ کو خود پتہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی، یعنی کہ 4 سال عمران خان نے بڑے وعدے کیے، دعوے کیے، تبدیلی ہوگی، نیا پاکستان ہوگا. وہ دور بھی آپ نے دیکھا، عوام کے لیے مشکل حالات تھے، کٹھن دور تھا، جینا حرام کر دیا تھا اس گورنمنٹ نے. آج کی گورنمنٹ بھی وہی ہے، انہوں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے، دعوے کیے تھے، یہ تجربے کار تھے، وہ نااہل تھے، نا تجربے کار تھے. عوام کو کسی نے بھی ریلیف جنرل صاحب نہیں دیا. جی ہاں، اس زمانے میں کووڈ آ گیا، کوئی ورلڈ اکانومی جو تھی ڈاؤن ہو گئی. لیکن اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں گے یا اس زمانے کے فگرز دیکھیں گے معیشت کے اور آج کے زمانے سے اس سے کمپیئر کریں گے، تو اس زمانے کی نسبت جو ہے آج کل کے زمانے سے لوگ زیادہ پریشان ہیں. صحیح. آٹے کے کرائسس سے، باقی چیزوں سے. تو یہ تو دیکھیں سر جوڑ کے بیٹھنے کی بات ہے. جو افسوسناک بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاستدان مل بیٹھ کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں، اب تو بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں ساتھ. بتائیے، ایک دوسرے پہ الزامات کی بھرمار ہے، تماشا بنایا ہوا ہے تمام کہ ہر وقت اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کو الجھایا ہوا ہے. اور جس چیزوں پر ٹیررزم اور معیشت، 2 چیزوں پہ زور دینے کی ضرورت ہے، اس پر جتنے فوکس ہونے چاہیے گورنمنٹ کا اور اپوزیشن کا، وہ نہیں ہے بدقسمتی سے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی جنرل صاحب، آپ بڑی مہربانی، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. ناظرین، اللہ حافظ.